नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत हेडलाइन से। असम सहित पूरे उत्तर पूर्व के लिए 21वीं सदी में एक नई शुरुआत। बोडो समझौते के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, साथ मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को देंगे नया आयाम। असम विरोधी, देश विरोधी हर मानसिकता को देश ना बर्दाश्त करेगा, ना माफ करेगा। कोरोना वायरस को लेकर राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। हर्षवर्धन ने बीमारी के फैलने से रोकने और जांच के लिए उठाए गए कदमों की दी जानकारी। कहा, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की भी कर रहे हैं सहायता। विदेश मंत्री ने बताया, भारत ने की थी सभी पड़ोसी देशों के नागरिकों को चीन से निकालने की पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान पर लोकसभा में गतिरोध। वेल में पहुंचकर कांग्रेस सांसदों ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का किया विरोध। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सदस्यों के व्यवहार की निंदा। गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। सभी 70 सीटों के लिए कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पहली बार चुनाव में QR कोड का होगा इस्तेमाल। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए पिंक बूथ। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए चुनाव आयोग ने किए खास इंतजाम। कुल 2688 पोलिंग स्टेशन पर करीब 57,000 जवान सुरक्षा के लिए तैनात। 11 फरवरी को होगी मतगणना। चीन में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 636 पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, जिनेवा में 11 और 12 फरवरी को होगा विशेषज्ञों का सम्मेलन। दवाओं और वैक्सीन पर होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के वुहान से करीब 600 भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया की टीम को दी बधाई। और आज पहली खबर में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोकराझार दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का स्वागत करने के लिए असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए बोडो समझौता एक नया अवसर और एक नई सुबह है। प्रधानमंत्री बोडो शांति समझौते के बाद पहली बार असम के कोकराझार पहुंचे थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस उत्तर पूर्व में हिंसा की वजह से हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए थे, अब यहां उन लोगों को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ बसने की नई सुविधाएं दी जा रही हैं। बोडो शांति समझौते के बाद पहली बार असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोकराझार में भव्य स्वागत हुआ। कोकराझार में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असम शांति समझौता उत्तर पूर्व के लोगों के लिए 21वीं सदी में एक नई शुरुआत है। अब विकास ही पहली प्राथमिकता है और आखिरी भी। इस समझौते का लाभ बोडो जनजाति के साथियों के साथ ही दूसरे समाज के लोगों को भी होगा। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए 21वीं सदी में एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे का, एक नई प्रेरणा को वेलकम करने का अवसर है। आज का दिन संकल्प लेने का है कि विकास और विश्वास की मुख्य धारा को मजबूत करना है।
अब हिंसा के अंधकार को इस धरती पर लौटने नहीं देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, असम सरकार और केंद्र सरकार अब साथ मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को नया आयाम देंगे। इससे असम भी सशक्त होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी और मजबूत होगी। कि बोडो जनजाति के हर अधिकार का, भाषा संस्कृति का विकास सुनिश्चित होगा, संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस समझौते के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति होने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, अब सरकार का प्रयास है कि असम एकॉर्ड की धारा 6 को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम फैला रहे विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी ताकतें असम और उत्तर पूर्व में अफवाहें फैला रही हैं कि CAA से यहां बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आकर बस जाएंगे, मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यही ताकतें हैं जो पूरी ताकत से असम और नॉर्थ ईस्ट में भी अफवाहें फैला रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA से यहां बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आकर बस जाएंगे। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। बोडो समस्या के समाधान के मकसद से 27 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते के तहत क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज रखा गया। इस समझौते के साथ ही करीब 50 साल से चला आ रहा बोडोलैंड विवाद समाप्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने चीन समेत दुनिया में कोरोना वायरस और उससे पीड़ित लोगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और जांच के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। अभी तक सिर्फ केरल में 3 कोरोना के केस पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस के लक्षणों वाले कई लोगों को आइसोलेशन सुविधाओं में रखा गया है। अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। वायरस की जांच के लिए विशेष लैब बनाई गई है। सरकार रोज हालात की समीक्षा कर रही है और राज्यों से लगातार संपर्क में है। इस मामले में केंद्रीय मंत्रियों का समूह भी बनाया गया है। In our country, 3 positive cases have been reported so far from Kerala. All these cases have travel history from Wuhan in China. They have been isolated and are reported to be clinically stable. The ever-increasing magnitude of this outbreak calls for a concerted action by not only health but all sectors of government. Government of India has initiated a series of actions to prevent entry of the disease and to contain it. I am daily reviewing the situation. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्पलाइन के साथ दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। Risk communication material has been prepared and is widely disseminated even in regional languages through states. Required awareness in community is ensured through technical briefings by experts in radio and television. Daily press briefing is being held by the Ministry of Health and information is being shared through social media. A 20x7 control room is operational where the number is 011 23978046. Government of India is in regular touch with the World Health Organization's headquarters in Geneva, regional office in New Delhi, and also the country office to get updates on the evolving scenario
outside India. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने में अन्य देशों को सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए नमूनों का परीक्षण करने की पेशकश की है। Government of India has also provided support to other countries in tackling the challenge posed by the 2019 nCoV disease. ICMR has offered to do testing of samples for other Southeast Asian region countries. Testing of samples from Maldives has already been undertaken. Request from Afghanistan for samples testing has been agreed to. We have agreed to provide technical assistance to Bhutan in managing this infectious disease and screening of passengers also. Government of India is constantly monitoring the situation and is taking all necessary steps to avoid the spread of the novel corona disease. भारत ने चीन से अपने नागरिकों के साथ ही पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी वहां से निकालने में मदद की पेशकश की थी, जिसके तहत मालदीव के अनुरोध पर उसके नागरिकों को वुहान से निकाला गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा को आज जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीन के वुहान में रह रहे 80 भारतीय छात्र के साथ भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है। इसमें 10 लोगों को बुखार होने के चलते चीन के अधिकारियों की ओर से रोके जाने और बाकी 70 लोगों के वहीं रहने के फैसले के चलते वापस नहीं लाया गया। सदन ने इस अभियान में शामिल एयर इंडिया और भारतीय दूतावास के अधिकारियों की तारीफ की। By our estimate, there are about 80 Indian students who are currently still in Wuhan. This includes 10 students who had come to the airport when the flights were sent, but who are running fever. And so the Chinese authorities, after screening, did not allow them to board the flight. But about 70 odd people also chose voluntarily to stay in Wuhan and not get evacuated in the two flights. I also would, sir, through you, like to assure the House and the families of the students that the embassy is in touch with all the students. We regularly monitor their welfare, understanding and appreciation of the House. The two embassy officials also went from Beijing to Wuhan at considerable risk. Yes, they also deserve, and the entire House joins in applauding their efforts. And finally, sir, regarding the question regarding Pakistan, at the time when our two flights were going, we had told all the students and the larger community in Wuhan that we were prepared not only to bring back our own people, but bring back all the people in our neighborhood who would like to come back. Good. So this was an offer which was made to all our neighbors. But of them, the 7 nationals of Maldives chose to avail of the offer. But I would like honorable members to know that the offer was made to everybody. का रूप ले चुके कोरोना वायरस से गुरुवार को 73 लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 636 पर पहुंच गई, जबकि 31,161 लोग अब तक इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि वुहान में गुरुवार को 69 लोगों की मौत हुई है, जबकि जिलिन, हेनन, ग्वांगडोंग और हेनान प्रांत में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मास्क की कमी पर चिंता जताई है। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जेनेवा में 11 और 12 फरवरी को सैकड़ों विशेषज्ञ जमा होंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान दवाओं और वैक्सीन के विकास में तेजी लाने पर चर्चा की जाएगी। वहीं WHO की अगुवाई में कई देशों के विशेषज्ञों का एक दल चीन का दौरा करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के वुहान से करीब 600 भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया की टीम को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि एयर इंडिया के 34 सदस्यीय दल ने कोरोना वायरस संक्रमित चीन के वुहान शहर से 2 विशेष उड़ानों द्वारा 600 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभिनंदनीय कार्य किया है। आपका संकल्प और कार्यनिष्ठा अनुकरणीय है। ये विशेष संतोष का विषय है कि सभी नागरिक कोरोना वायरस से निरापद सुरक्षित पाए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान पर आज लोकसभा की कार्यवाही में गतिरोध देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में राहुल गांधी से पूछे गए सवाल का जवाब देने से पहले उनके इस बयान का जिक्र करते हुए इसकी निंदा की, जिस पर कांग्रेस सांसदों ने अवरोध पैदा किया और वेल में पहुंच गए और मंत्री को बोलने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने दोपहर 1 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोपहर 1 बजे भी गतिरोध जारी रहा, जिसके बाद कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे और फिर सोमवार तक स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सांसदों के व्यवहार की निंदा की। Only condemn the behavior of the Congress party MP. It is highly uncalled for. They tried to come and snatch the paper. If at all anything is wrongly stated, then it is the domain of the speaker to decide. But instead of that, trying to come and attack the minister is highly condemnable. और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। विधानसभा चुनाव में नेताओं के दावे और वादों के बाद अब बारी दिल्ली के मतदाताओं की है। चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक करवाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान को सुचारू ढंग से कराने के लिए 13,571 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 2,688 पोलिंग स्टेशन होंगे। इस बार वोटरों की सुविधा के लिए पहली बार इस विधानसभा चुनाव में QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंचने वाले सभी मतदाताओं को QR कोड वाली एक पर्ची दी जाएगी, जिसे चुनाव कर्मी स्कैन करेंगे। QR कोड स्कैन करने के बाद ही मतदाताओं को वोट देने की अनुमति होगी। QR कोड की सुविधा 11 जिलों की 11 सीटों पर उपलब्ध होगी। वहाँ हेल्प डेस्क होंगे, वहाँ पे ऑफिसर जो बैठे होंगे वो इसको स्कैन करेंगे और इसका मेन मकसद ये है कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो फास्ट हो, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जब वोटर वहाँ जाता है तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल में ढूंढने में काफ़ी समय ज़ाया हो जाता है। इस बार मतदान स्थल पर मोबाइल फोन के लिए लॉकर की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा 80 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए चुनाव आयोग ने पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी है। इस खास पहल से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को वोट डालने में आसानी होगी। व्हील चेयर की व्यवस्था करते हैं और वॉलंटियर्स की व्यवस्था करते हैं, साइन लैंग्वेज की, ब्रेल की व्यवस्था करते हैं, डमी बैलेट शीट की व्यवस्था करते हैं, तो वो सब तो होगा ही। उसके अलावा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे इन वोटर्स के लिए। चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। पुलिस ने निगरानी रखने के लिए मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बनाए हैं और सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल टीम है, सब तरह के हैं। और अगर मैं आपको पैरामिलिट्री फोर्स का बताऊं तो 190 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्रीज आर डिप्लॉयड to make the arrangement foolproof.
इसके अलावा 19,000 होमगार्ड्स हैं, उसमें बाहर से भी होमगार्ड्स आए हैं। दिल्ली सीईओ की वेबसाइट ceo.delhi.gov.in पर जाकर मतदाता अपने विधानसभा की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर्स अपना नाम भी वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं और पोलिंग बूथ का पता भी लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस बार दिल्ली मतदान में अच्छी भागीदारी करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब सभी दिल्ली वासियों की बारी है मतदान करने की। मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने मत का प्रयोग जरूर करें। कैमरा पर्सन अमरेंद्र के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर लोगों को आकर्षित करने के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में एक मॉडल मतदान केंद्र भी तैयार कर रहा है, जिसे पिंक बूथ भी कहा गया है। साथ ही दिव्यांगों के लिए भी बूथ तैयार किए गए हैं। पिंक बूथ में मेडिकल किट, क्रैच, रैंप, व्हीलचेयर आदि उपलब्ध रहेंगे और हर एक बूथ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। मतदान केंद्र की तैनाती पूरी तरह महिला अधिकारियों में रहेगी। इसका खास मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी हर जिले में एक बूथ तैयार किया जा रहा है। 11 बूथ ऐसे होंगे जहां सभी कर्मचारी से लेकर सुरक्षा जवान तक दिव्यांग होंगे। यहां दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। उस पोलिंग स्टेशन के अंदर जितने भी बूथ हैं वो सब मॉडल पोलिंग बूथ हैं और वो अच्छे से उनको सजाया संवारा जाएगा, आकर्षक बनाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि इन सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जितने भी बूथ हैं वहाँ पर हमारा जो पोलिंग स्टाफ है वो वुमेन होंगे, तो जिनको कई बार पिंक बूथ भी कहते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों से भ्रष्टाचार को खत्म करने और राष्ट्र की प्रगति में तेजी लाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। हैदराबाद में ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी सरकारी नीतियों और योजनाओं का उद्देश्य आम आदमी के जीवन में सुधार लाना है। ऐसे में उन्हें लैंगिक और जातिगत जैसी सामाजिक बुराइयों के अलावा गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। The need of the hour is for every stakeholder is to not only contribute his or her might to accelerate growth, but must ensure that it is to be inclusive and sustainable. 71 years after independence, the country is facing challenges like poverty, illiteracy, corruption, gender discrimination, urban-rural divide. These are the challenges. We made a lot of progress, undoubtedly. Successive governments have done their best. And we leave it to the people how to judge those governments and all. It's not my thing to give any grading. But in spite of all these developments, still around 20% are living below poverty line. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुशासन से ही विकास के लक्ष्य को पाया जा सकता है और इस लक्ष्य को पाने के लिए राज्य और केंद्र को एक टीम की भावना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। Good governance, Sushasana. That is what we have, Swarajya. Converting Swarajya into Surajya. And Surajya, the key element is good governance. Acha Prashasana. The way you reach the people, the way you govern the people, that is more important. Delivery is an important part of the good governance. And you are the people to deliver. The performance of the government depends on the delivery. Ideas may be good, policies may be good, programs may be good, exhortations by the leaders may be good, and leaders' intentions may also be good, but unless it is followed up by proper delivery to the people. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक है और अगर विकास उन्मुखी सुधारों को जारी रखा जाता है तो भारत आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।
Despite the global slowdown, India continues to be one of the bright spots and one of the fastest growing economies in the world. There is a temporary recession worldwide. There is recession in our country also. It's temporary, I can tell you. Because our foundations are very strong, economic foundations are strong. India, according to World Bank, World Economic Forum, International Monetary Fund, Asian Development Bank, is bound to become the third largest economy. So we must play our role, and good governance is one of the key elements for India to achieve the desired growth trajectory. श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे अपनी 5 दिनों की यात्रा पर आज दिल्ली पहुंच गए हैं। 21 नवंबर 2019 को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वे शिखर वार्ता में शामिल होंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, विकास, संस्कृति, पर्यटन के मुद्दे पर बातचीत होगी। भारत की तरफ से मछुआरों की समस्या के अलावा श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के मामले भी उठाए जाएंगे। 5 दिनों की अपनी यात्रा के दौरान वे बोधगया, वाराणसी, सारनाथ और तिरुपति के तीर्थाटन पर भी जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे और दोनों नेताओं के बीच औपचारिक मुलाकात भी होगी। इसके पहले पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद गोटबाया राजपक्षे भी अपनी पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली आए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।